Dhanyabad. May I now humbly request the Honorable Governor of Assam, Shri Gulab Chand Kataria Mohodoy, to kindly unveil the publications and brochure of Project Elephant and to present the first copy to our Chief Guest, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu Mahodaya. The first book, Field Manual for Managing Human-Elephant Conflict. Human-elephant conflict is a management challenge of high concern as it negatively affects elephant conservation and human welfare. Recognizing this lacuna, the Project Elephant, along with WWF India and WII, had come up with a pictorial, ready-to-use manual on human-elephant conflict management. Thank you. The second book, Management Effectiveness Evaluation of the Elephant Reserves in India. Now we proceed to the second book, which is the Management Effectiveness Evaluation of the Elephant Reserves in India. I request Honorable Governor Sir to kindly unveil it and present the first copy to the Honorable President. India has taken lead in the world that have institutionalized the MEE process in national parks, wildlife sanctuaries, tiger reserves. Keeping the success of this process in improving the management of protected areas, a document has been prepared. Now we proceed to the third book, Necropsy and Carcass Disposal of Asian Elephant. I once again request Honorable Governor Sir to kindly unveil and present the book, please. To provide assistance to the field personnel in the important yet challenging task of necropsy and elephant carcass disposal, the Project Elephant has come up with a ready reference manual with the detailed procedures and techniques for conducting elephant necropsy, including anatomical considerations and sample collection. Thank you. अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ भारत सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से कि वे कृपया अपना भाषण प्रदान करें। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल जी, असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, मंच पर उपस्थित असम सरकार के मंत्री, अधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी बंधुगण, हम सबका सौभाग्य है कि आज देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष संपन्न होने पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस कार्यक्रम में हमारे आग्रह पर उपस्थिति को स्वीकार करके देश में पर्यावरण क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उसको एक संबल और एक महत्व प्रदान किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी, हम सब की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपका खूब खूब अभिनंदन करते हैं। हमारा ये भी सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के लिए आसाम के मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। कल जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था उसमें जो अहोम शब्द का अर्थ बड़े सुंदर तरीके से बताया गया कि जो अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, और काजीरंगा में आकर के यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की बायोडायवर्सिटी को देख करके कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे अच्छे
संरक्षित वन में जिसको यूनेस्को के संरक्षण का दर्जा है, भारत को गर्व है कि हमारा काजीरंगा एक ऐसा ही हमारा क्षेत्र है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की सांस्कृतिक विशिष्टता, यहाँ की साहित्यिक उपलब्धता इस बात को दर्शाती है कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व में जो मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का जो मंत्र दिया है, उसके लिए स्वाभाविक रूप से काजीरंगा हम सब के लिए प्रेरणा का स्थल है। 1992 में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट हम लोगों ने देश में शुरू किया, मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के इस 30वें वर्ष में हम देश में 33 एलिफेंट रिजर्व बनाने में कामयाब हुए हैं। और इसलिए इस वर्ष छत्तीसगढ़ का लेमू एलिफेंट रिजर्व, तमिलनाडु का अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व और उत्तर प्रदेश का तराई का एलिफेंट रिजर्व, ऐसे कुल मिलाकर देश में 33,000 एलिफेंट रिजर्व हमने संरक्षित किए हैं। हम ये जानते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा विशिष्ट कार्यक्रम है जिसमें देश भर में हाथियों के संरक्षण, उसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, उसके लिए साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंस देना, ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जाती है। भारत सरकार द्वारा की जाने वाली इस स्पॉन्सर्ड स्कीम का उद्देश्य हमारे देश में हाथियों की जनसंख्या को बढ़ाना, उनके हैबिटेट को सुरक्षित रखना और उसके साथ ही साथ इस बात को भी पूरी तरीके से सुनिश्चित करना है कि हमारे देश में जो हाथी हैं उनकी वेलबींग और विशेष रूप से अगर उनको कैप्टिव में रखा जाता है तो उनकी सुरक्षा की जाए। हम सब जानते हैं कि महाभारत से लेकर के हमारे देश के सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और हाथी विशेष रूप से देश के लिए गौरव और ऐश्वर्य का विषय भी माने जाते हैं। और इसलिए इस परियोजना के माध्यम से जो सबसे बड़ा विषय है कि उसका लैंड यूज और उसके लैंड कवर का क्लासिफिकेशन करके एलिफेंट रिजर्व्स को हमें लोगों के अनुकूल बनाना है। हम ये जानते हैं कि देश के काफ़ी भागों में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की काफ़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं और इसके लिए अच्छे कॉरिडोर का निर्माण करना, मैनेजमेंट इफेक्टिव एवोल्यूशन का सिस्टम तैयार करना। और अभी महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिन पुस्तकों को महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा भेंट किया गया था, उन सब में लगातार टेक्निकल एवोल्यूशन, साइंटिफिक स्टडी और उससे भी जो ज़्यादा जरूरी है कि इस पूरे वन्यजीवी क्षेत्र में और हाथियों के कॉरिडोर में जो रहने वाले हमारे स्थानीय समुदाय के लोग हैं, जिनका इस हाथी संरक्षण में एक बहुत बड़ी भूमिका है, उन सब को जोड़ते हुए एक इफेक्टिव मैनेजमेंट का प्लान हम लोग लगातार तैयार करते हैं। और इसके लिए लगातार फील्ड मैनुअल के साथ साथ ये जो मैनेजिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रोकने के लिए हमारे वन विभाग के अधिकारी, हमारे फॉरेस्ट रेंजर और स्थानीय समुदायों की सहभागिता ये लगातार हमको मिल रही है। और हम ये जानते हैं कि लगातार हमारे जो हाथी के जो कॉरिडोर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो बाकी की जो हमारी परियोजनाएं चलती हैं, रेलवे की परियोजनाएं हैं, नेशनल हाईवेज हैं, पावर के जो डिपार्टमेंट हैं, स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, उसके साथ देश भर में हम एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट का काम भी कर रहे हैं। और इसलिए हमारे वन्य विभाग संस्थान के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर देश में 1800 किलोमीटर ऐसे हमने रेल मार्गों की पहचान करी है जो पूरे तरीके से हाथी क्षेत्र के कॉन्फ्लिक्ट एरिया से जाते हैं। उसमें भी विशेष रूप से 100 ऐसे वल्नरेबल स्ट्रेचेस की हमने पहचान करी है और उसमें WII के साथ मिलकर के और रेलवे विभाग के साथ मिलकर के हम प्रभावकारी कदम उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि हाथियों के संरक्षण में हमारे फॉरेस्ट रेंजर से लेकर के जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उनको पर्याप्त मान्यता देने के लिए, उनके संरक्षण के लिए हम लोगों ने
गज गौरव अवार्ड को भी इस विषय को ज़्यादा तरीके से सुरक्षित किया है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो वन्य जीवों के शिकार की है और पोचिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए जो हाथी कैप्टिव भी रखे जाते हैं उनके पोचिंग ना हो, इसके लिए हम डीएनए प्रोफाइलिंग जो है उसको कैप्टिव एलिफेंट की अगर मृत्यु होती है तो भी उसको सुनिश्चित करने का काम हम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि काजीरंगा का जो हमारा पूरा बायोस्फीयर एरिया है, इसको बनाने के लिए, इसको बचाने के लिए पूरे तरीके से हमारा वन विभाग पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जितना दुनिया के नक्शे पे काजीरंगा का हमारा आसाम का क्षेत्र है, इतना ही सुंदर हमारे आसाम में मानस का जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य वो भी है। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और आसाम सरकार मिलकर के उसको भी दुनिया के नक्शे पे लाने का काम करेंगे। हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के हाथियों की 60% जो वाइल्ड एलिफेंट है, एशियाटिक वाइल्ड एलिफेंट है, उसकी आबादी ये हमारे भारत के अंतर्गत है। मुझे यहाँ पर ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से ये हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे देश में टाइगर कंजर्वेशन के भी 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। और ये हमारे पर्यावरण मंत्रालय का सौभाग्य है कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसके 30 वर्ष पूरे होने पर उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 9 तारीख को कर्नाटक का बांदीपुर और हमारे कर्नाटक के बांदीपुर, तमिलनाडु का मधुमलाई और केरल का वायनाड, ये तीनों जो हमारे वन क्षेत्र हैं एक साथ मिलते हैं। उस कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। गज उत्सव के इस अवसर पर मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ कि भारत की जो एक पूरे दुनिया में प्रकृति अनुकूल जीवन की जो एक विशिष्ट प्रणाली रही है, उसको यहाँ पर बाद में हमारे विशेषज्ञों द्वारा डिस्कस किया जाएगा और जो आज तक हमने उपाय बनाए हैं उसको आज़ादी के अमृत काल में हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर एक पूरी साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ एक पूरी पॉलिसी को भी हम लोग तैयार करना चाहेंगे। और इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम सबके सामूहिक प्रयास के माध्यम से, हम सबके लगातार जन सहभागिता के माध्यम से हम अपने देश के जितने भी विशेष रूप से जो एलिफेंट के जो कॉरिडोर्स हैं उसको सुरक्षित रखते हुए भारत की इस अतुलनीय, भारत की इस प्राकृतिक संपदा को आगे रखते हुए हम वन और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रखते हुए पर्यावरण अनुकूल विकास को आगे बढ़ाते हुए अपने देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आज़ादी के अमृत काल में हम अपने देश का विकास और पर्यावरण का विकास दोनों का संतुलन बनाते हुए एक सशक्त भारत में अपनी भूमिका को निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মহোদয়া, অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল শ্ৰী গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ভূপিন্দৰ যাদৱ ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শ্ৰী অশ্বিনী কুমাৰ চৌবে ডাঙৰীয়া, মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী শ্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ বন পৰিৱেশ বিভাগৰ স্পেচিয়েল ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰী CP গোয়েল ডাঙৰীয়া, উপস্থিত ৰাইজ, আই মাতৃ, যুৱক যুৱতী আৰু সন্মানীয় সুধীবৃন্দ, অসমত ভাৰতবৰ্ষৰ হস্ত্ৰী প্ৰকল্পৰ 38 বৰ্ষ উপলক্ষে কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত এই গজ মহোৎসৱৰ বিশাল আয়োজনলৈ
অসমবাসীৰ হৈ মই ভাৰতবৰ্ষৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মহোদয়াক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানীয় পদ অলংকৃত কৰাৰ পিছত অসম ভূমিলৈ তেখেতৰ এয়া দ্বিতীয়টো ভ্ৰমণ। এই ভ্ৰমণকালত হস্তি উৎসৱৰ এই আয়োজনত তেখেতৰ উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক সন্মান আৰু সৌভাগ্যৰ বিষয়। ইতিমধ্যে কালি আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াই জীপ ছাফাৰীৰ জৰিয়তে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিদৰ্শন কৰি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিছে। गज परियोजना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर काजीरंगा में ये गज महोत्सव का आयोजन किया गया है। आसाम के लोगों की ओर से इस विशाल आयोजन में मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देश के राष्ट्रपति का पदभार संभालने का बाद ये उनका दूसरा असम दौरा है। इस यात्रा के दौरान गज महोत्सव में उनकी उपस्थिति असम के लोगों के लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति महोदया ने कल और आज सुबह जीप सफारी से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया और हमें कृतार्थ किया है। जीवन भर निस्वार्थ रूप से जनसेवा के लिए समर्पित रहने वाली श्रीमती मुर्मू जी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। उनकी असाधारण जीवन गाथा ने देश का लोगों को हमेशा शक्ति और साहस दिया है। आसाम में अपनी पिछली यात्रा के दौरान सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में माननीय मुर्मू जी ने खुद को आसाम की भी बेटी कहा था। ये कर उन्होंने आसाम वासियों का दिल में एक विशेष स्थान हासिल किया। उनके आगमन से असमवासी आज बहुत आनंदित है। हाथीर लगत भारतीय मानुहर सम्पर्क अतिके प्राचीन और हाथी आमार सभ्यता संस्कृतिर अभिन्न अंग। रामायणर समयर पराय हाथी मानुहर सम्बन्धर विषये लिपिबद्ध होइसे। रामायणत उल्लेख करा मते हाथीबुर आसिल राजकीय बाहনৰ प्रधान আহিলা। हाथीर पिठित रजा महाराजा सकले बहि যাব পৰাকৈ সোণৰ হাওদাৰ প্ৰচলন আছিল। হাওদাৰ ৰজা মহাৰজাৰ বিজয় পতাকা উলুমাই দিয়া হৈছিল। ভৰতে ৰামচন্দ্ৰক বনবাস কালত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যাওঁতে হাতীলৈ যোৱাৰ কাহিনীও ৰামায়ণত পোৱা যায়। ৰজা মহাৰজাৰ উপৰি ৰাজবিষয়া সামন্ত আৰু জমিদাৰ সকলে নিজ নিজ পদমৰ্যাদা অনুসৰি লগত হাতী ৰাখিছিল। মহাভাৰতৰ যুদ্ধত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ নিপতি ভগদত্তই কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হওঁতে হাতীত উঠি যুদ্ধ কৰিছিল। আলেকজেণ্ডাৰে দিগ্বিজয় কৰিবলৈ ভাৰত আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত ৰজা পুৰুৰ লগত হোৱা যুদ্ধত ভাৰতীয় হাতীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। যুদ্ধক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় হাতীৰ আক্ৰমণত আলেকজেণ্ডাৰৰ বহু সৈনিক নিহত হৈছিল। বহু সৈনিক আহত হৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰ এৰি পলাই গৈছিল। এই যুদ্ধত ৰজা পুৰুৱে এটা প্ৰকাণ্ড হাতীৰ পিঠিত উঠি যুদ্ধ কৰিছিল। অসমৰ জনজীৱনত অনাদি কালৰে পৰা হাতী এক অবিচ্ছেদ্য অংগৰূপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। হাতী আমাৰ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ চহকী উপাদান হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে। হস্তায়ুৰ্বেদ আৰু হস্ত্ৰী বিদ্যানৱ আদি প্ৰাচীন গ্ৰন্থই এই কথাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰে। হস্তি বিদ্যানৱ অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ
এক গৌৰৱময় দস্তাবেজ। আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সৃষ্টি হোৱা এইখন এখন অমৰ গ্ৰন্থ। হস্তি বিদ্যানৱ কেৱল হাতী সম্পৰ্কীয় এখন অমূল্য গ্ৰন্থই নহয়, হাতীৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী, ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু যত্নৰ ধৰণ, ইয়াৰ ৰোগ আৰু চিকিৎসা, আনকি ইয়াৰ থকা ঠাই নিৰ্মাণ আৰু ৰছী প্ৰস্তুতৰ ধৰণৰ বিষয়েও বহু তথ্য ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। পুথিখনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে ইয়াৰ বহুৰঙী চিত্ৰবোৰ। এই চিত্ৰসমূহে নিঃসন্দেহে ভাৰতীয় চিত্ৰকলাৰ মূল সুঁতিটোৰ সৈতে থলুৱা শৈলীৰ মিশ্ৰণৰ স্বাক্ষৰ দাঙি ধৰে। এই চিত্ৰসমূহত আমি প্ৰাচীন অসমৰ এক উন্নত চিত্ৰকলাৰ উমান পাওঁ। আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যতে হাতী পোৱা যায়। তদুপৰি এছিয়াৰ হিমালয়ৰ বনাঞ্চল, উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা, বিহাৰ, নীলগিৰি পৰ্বতমালা, পশ্চিম ঘাট পৰ্বতমালা, মহীশূৰ, কুৰ্গ আদিৰ লগতে থাইলেণ্ড, ইণ্ডোচীন, মালয়েছিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, ম্যানমাৰ আদি অঞ্চল হাতীৰ বাবে উপযুক্ত বাসস্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। আমাৰ ৰাজ্যৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাই ৰূপাই বনাঞ্চল, নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, বুঢ়া চাপৰি বনাঞ্চল, তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিব্ৰু-ছৈখোৱা, জয়াদিহিং অৰণ্য ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নগাঁৱৰ লাওখোৱা অৰণ্য হাতীৰ প্ৰধান বিচৰণ ভূমি। আনহাতে জয়াদিহিং অভয়াৰণ্যৰ মাজেদি অৰুণাচললৈ, নামবৰ, কাৰ্বি পাহাৰ, নামেৰী, ভালুকপুং, মানাহ, ভূটান আৰু বৰাক উপত্যকাৰ ধনচিৰিৰ কাষেদি হাতীৰ অহা যোৱাৰ প্ৰধান পথ হিচাপে হাতীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে। আমাৰ দেশত হাতীৰ বাসস্থান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ হাতী প্ৰধান অৰণ্য চিহ্নিত কৰি ইয়াক হস্তি প্ৰকল্প হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ হস্তি প্ৰকল্পৰ ৩ দশক পূৰ্তি উপলক্ষে এই বিশাল অনুষ্ঠান ভাৰত চৰকাৰৰ বন বিভাগে অসমত আয়োজন কৰাৰ বাবে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। मैं भारत सरकार का वन मंत्री भूपिंदर यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि हस्ती प्रकल्प का 30वीं सालगिरह उद्यापन करने के लिए उन्होंने आसाम को शिनाख्त किया और हमें ये गज उत्सव पालन करने के लिए मौका दिया। मैं भारत सरकार को खास करके हमारे मंत्री श्री भूपिंदर यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमार सभ्यता और संस्कृतिर सहित गभीर सम्पर्करे बान खाई थका तथा जैव वैचित्र्य संरक्षणर दिशर परा गुरुत्वपूर्ण हस्तीर सुरक्षात आमार सरकारे विशेष अग्राधिकार प्रदान करिছে। आमार राज्यत 5খন एलिफेंट रिजार्भर लगते हाथी धारणकारी अंचल सामरी 9টা एलिफेंट रेंज আছে। विभिन्न अंचलर हाथी बासस्थानर মাজত पुनर संयोग स्थापन কৰিবলৈ आमार सरकारे 12টা हाथी करिडर चिनाक्त কৰি पुनर निर्धारण কৰিছে। बाधाहीनভাৱে যাতে हाथीয়ে চলাচল কৰিব পাৰে তাৰ বাবে हाथी करिडरবিলাকত एलिवेटेड रोड, आंडारपास, ओभारपास और रैम्प आदि निर्माणर जरिए वैज्ञानिक और बास्तवसन्मत प्रशमन व्यवस्था प्रयोग करा होइसे। रेलवे विभागे रंगिया रेलवे संमंडलर अंतर्गत गुवाहाटी सहरर आजारा कामाख्या रेलपथर दुई काषे रानी संरक्षित वनांचल और दीपर बिल अभयारण्यर सहित संयोग करा 8টা स्थायी हाथी करिडरत रैम्प निर्माणर पदक्षेप लैছে। आमार सरकारों आग्रहत और भारत सरकारों प्रचेष्टात इतिमध्ये काजिरंगार अनुमोदনৰ বাবে केंद्रीय पथ परिवहन और घाईपथ मंत्रालयक दाखिल करा होइছে। এই एलिवेटेड करिडरर निर्माणर বাবে प्रकल्प बय 7,700
226 কোটি টকা প্ৰাৰম্ভিকভাৱে ধাৰ্য কৰা হৈছে। কাজিৰঙাত এই এলিভেটেড কৰিডৰৰ নিৰ্মাণৰ সপোন আমাৰ যদি পূৰ্ণ হয়, কাজিৰঙাৰ জন্তুসকলৰ জন্তু আদিৰ জীৱন আৰু মানুহৰ চলাচল দুয়োটাৰে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত আমি সফল হ'ম। ৰাজ্যত চলি থকা হাতী মানুহৰ সংঘাতক লৈ আমাৰ চৰকাৰ অতিশয় চিন্তিত আৰু এনে সংঘাত ৰোধ কৰাত আমি সৰ্বাধিক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। হাতীৰ বাসস্থানৰ অৱক্ষয়ে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ মূল কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত কৰি আমি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যক বেদখলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। যোৱা কিছুদিনত লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ উচ্ছেদ চলাই ৰাজ্য চৰকাৰে 5299 হেক্টৰ মাটি বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰিছে। বেদখলৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ লগে লগে এই অঞ্চলবিলাকলৈকে পুনৰ বন্যজন্তুৰ প্ৰৱাহ ঘটিছে। হাতী মানুহৰ সংঘাত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে হ্ৰাস হৈছে। বনাঞ্চল আৰু বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ মাজেৰে ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ ফলত বহু পৰম্পৰাগত এলিভেট কৰিডৰৰ অৱক্ষয় ঘটিছিল আৰু বহুতো হাতীৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যখনত যোৱা 10 বছৰত প্ৰতি বছৰত গড়ে 8টাকৈ হাতী ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বন বিভাগে অসমত 3টা ৰেল সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ৰেলৰ ওপৰেদি 33টা বিপদসংকুল পথ চিনাক্ত কৰি দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিবলৈ বন বিভাগ, ৰেল আৰু শক্তি বিভাগৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে। मैं माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को बताना चाहता हूं कि असम में ऐसे 33 स्थान हैं जहां में हमारा रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, रेल लाइन के लिए हाथी का जीवन का ऊपर बहुत खतरा आया है। हमारा साल में एवरेज 8 हाथी रेल का धक्का में मारा जाता है। इसलिए रेलवे का साथ हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। यादव जी ने अपना भाषण में बताया है कि भारत सरकार भी रेलवे का साथ संपर्क में है। अगर रेल फॉरेस्ट हम लोग एक साथ काम कर सकता हूँ तो हाथी को एक नया जीवन मिलेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। मेरा विश्वास है कि आज गज उत्सव से पूरा भारत में जो हाथी के लिए एक नया चेतना जागृत होगा। इसी से हम हाथी का संरक्षण में हमारा सहायक होगा। हाथी और मानव का बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी कम करने में हमें कामयाब मिलेगा। भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति महोदया का गज उत्सव में शामिल होना एक पूरा देश में गज संग्रह, एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और मैं इसके लिए पुनः एक बार भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। আজি কাজিৰঙাৰ জনসাধাৰণে, এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে গজ উৎসৱত উপস্থিত হৈ ভাৰতৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়াক যি সন্মান আৰু জনা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। अब मैं असम के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। गज उत्सव के इस पावन पर्व पर
मंच पर विराजमान महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी, केंद्र के वन और पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, वन और पर्यावरण के राज्य मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी, हमारे यहाँ के वन मंत्री भाई चंद्रमोहन जी, कृषि मंत्री भाई अतुल बोरा जी और हमारे यहाँ की वित्त मंत्री बहन अजंता जी, सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और आप पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों, आज मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का आप सब की ओर से, आसाम की जनता की ओर से, हम जनप्रतिनिधियों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज आपने इस गज उत्सव में उपस्थित होकर इसको जो देश और दुनिया में ऊंचाई दी है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से इस उत्सव की चारों ओर जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ है, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए और उस गज के लिए जिसको हम देवता के रूप में पूजते हैं, ये गणेश का स्वरूप है। हमारे हर घर के आंगन में और उसकी दीवार पर अनादिकाल से हमेशा हम गज का चित्र बनाते हैं और उसमें भगवान गणेश के दर्शन करने का प्रयास करते हैं। ये वास्तव में बहुत सौभाग्य है कि आपने इस गज उत्सव पर पधारने का हमको एक अवसर दिया और आज आप ये उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आदरणीय भूपेंद्र जी का और आपके विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो 1991-92 में जो योजना आपने बनाई, उसको लगभग 30 वर्ष हो रहे हैं। उस 30 वर्ष के फंक्शन को मनाने के लिए मेरे इस आसाम की धरती को आपने चुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रभु ने भी आसाम को बहुत दिया है, प्रकृति भी हम पर बड़ी मेहरबान है। मैं सोचता हूँ कामाख्या माता का हम पर आशीर्वाद है और इसके कारण से यहाँ की जलवायु, यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म के प्रति आस्था, इन सब ने भी इस राज्य को बहुत ऊपर उठाया है। हमारा सौभाग्य है कि अकेले इस आसाम में 317 है ना रिजर्व फॉरेस्ट है, 7 यहाँ नेशनल पार्क हैं, 17 यहाँ सेंचुरीज है। इस प्रकार से इस संपदा से परिपूर्ण इस राज्य के रूप में हिंदुस्तान का नेतृत्व करने की क्षमता आज आसाम प्रांत में है। आप लोगों ने भी उसको संवारने का प्रयास किया, आप लोगों ने भी हमारी पूरी मदद की और मैं सोचता हूं कि 1972 के उस एक्ट के द्वारा जो आपने हाथी को प्रोटेक्ट किया और उस कानून के द्वारा हाथी को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी, उसके लिए हमारा संविधान और हमारे जनप्रतिनिधि को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बात का निवेदन विशेष रूप से करना चाहता हूं। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया और पिछले कुछ वर्षों से सरकार की मदद के कारण से भी और इस जनता की भी शांति, अमन, चैन को प्यार करने के कारण से ये सारा का सारा उत्तरांचल, पूर्वांचल जो है जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें इस जनता जनार्दन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनको सबको नमन करता हूं, इन सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे विकास का आधार बन रहा है और केंद्र सरकार ने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत कमाल हुआ है, जिसके कारण से हर व्यक्ति बहुत खुश है। मैं आज एक बार फिर आदरणीय महामहिम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस उपस्थिति के माध्यम से, इस गज उत्सव के माध्यम से दुनिया में और देश में काजीरंगा को आपने जितनी ऊंचाई देने का प्रयास किया है, उसके लिए आपका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। हमारी तरफ से भी जो कुछ भी हो सकेगा, हम इस जनता के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और जो मैं यहाँ गवर्नर के रूप में रहकर जो आपकी मदद करना संभव होगा, जरूर करूँगा। एक बार फिर भूपेंद्र जी, आपको और आपके विभाग के सारे अधिकारियों को कि आपने इस उत्सव का हमारा यह स्थान आपने चयन किया, ये करना न करना आपकी इच्छा पे निर्भर था
पर आपने हमको ये मौका दिया जिसके कारण से आज हम ये उत्सव कर पा रहे हैं और हजारों लोगों के बीच में आज राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करने के लिए जनता जिस तरह से मन से प्यार से आई है, मैं एक बार फिर सबकी ओर से महामहिम आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद महोदय। देवीय सज्जनों, अब मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। गजोत्सव 2023 के इस भव्य समारोह में मंच पे विराजमान असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, असम के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी एवं राज्य मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, असम राज्य सरकार में मंत्री श्री अतुल बोरा जी, श्रीमती अजंता नियोग जी तथा श्री चंद्रमोहन पटवारी जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों और स्वजनों, अपना सबमूर नमस्कार। गजोत्सव का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष संपन्न हो रहा है। उस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से में जुड़ी इस उत्सव के आयोजन के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा असम गवर्नमेंट के सीएम, गवर्नर, वन विभाग के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मैं सराहना करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हाथियों की सुरक्षा करना, उनके नेचुरल हैबिटेट का संरक्षण करना तथा एलिफेंट कॉरिडोर को बाधा रहित बनाए रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट के प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े समस्याओं का समाधान करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भी है और चुनौती भी है। ये सभी उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैप्टिव एलिफेंट्स के हित में कार्य करना भी प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य है। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सदियों से एक मुद्दा बना हुआ है। प्राचीन संस्कृति कवि त्रिपुरारी पाल ने लिखा था कि हाथी का बंधन में डालकर मनुष्यों को अपनी बुद्धिमत्ता का गर्व नहीं करना चाहिए। ये तो हाथी का शांत और विनयशील स्वभाव है, जिसके कारण वो बंधन को स्वीकार कर रहा है। यदि क्रोध से आकर वो अपने विनय को छोड़ दे तो वो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। यदि गहराई से विचार किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि जो कार्य प्रकृति तथा पशु पक्षियों के हित में है वो मानवता के हित में भी है और धरती माता के हित में भी है। जो मंगल और हरे भरे क्षेत्र एलिफेंट रिजर्व है और सभी बहुत प्रभावी कार्बन सिंक भी है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हाथियों को संरक्षण के साथ सभी देशवासी लाभान्वित होंगे तथा वो क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने में भी सहायक सिद्ध होंगे। ऐसे प्रयासों में सरकार के साथ साथ समाज की भागीदारी भी जरूरी है। देवियों और स्वजनों, प्रकृति और मानवता के बीच एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है। ये रिश्तों की पवित्रता ग्रामीणों और आदिवासी समाज में अभी भी दिखाई देती है।
अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट व्हिस्परर में इसी पवित्र रिश्ते की समझाते हुए ये दिखाया गया है कि कट्टू नायक समुदाय के लोग जब जंगल में जाते हैं तो वे अपने पैरों में कुछ नहीं पहनते हैं। सामान्य रूप से लोग अपने जूते चप्पल उतार के ही पवित्र स्थानों पर जाते हैं। मैं जब आज जीप सफारी में गई, यहाँ के वन्य अधिकारियों में भी मुझे समझा रहे थे, यहाँ के वन्य अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ जाते हैं वो पैर में जूते नहीं पहनते। ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रकृति का सम्मान करने की ये संस्कृति हमारे देश की पहचान रही है। भारत में प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी रही है और एक दूसरे के पोषण प्राप्त करते हैं। हमारी परंपरा में हाथी या गजराज सबसे अधिक सम्मानित रहे हैं। पूजा अर्चना में गजानन अर्थात हाथी की मुखाकृति वाले श्री गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। देवताओं के राजा इंद्र की सवारी गजराज ऐरावत का प्रभावशाली वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भारत की शास्त्रीय नृत्य विधाओं में गजलेला गति या प्रसन्न होकर आगे बढ़ते हुए हाथी की चाल की कलात्मक प्रस्तुति की जाती है। हाथी को हमारे देश में समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। हमारे देश की परंपरा के संदर्भ में ये सर्वथा उचित है कि ये भव्य गजानन को भारत के नेशनल हेरिटेज एनिमल का स्थान दिया गया है। हाथी की रक्षा करना हमारी नेशनल हेरिटेज की रक्षा करने की राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। हाथी को बहुत बुद्धिमान और संवेदनशील माना जाता है। हाथी भी मनुष्यों की तरह एक सामाजिक प्राणी है। वो परिवार के साथ और समूह में रहना पसंद करता है। यदि समूह के एक हाथी पर कोई संकट आता है तो सभी हाथी इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी सहायता करते हैं। यदि कुछ अनहोनी हो जाती है सभी एक साथ दुख की अभिव्यक्त करते हैं। ये बातें मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हाथी तथा अन्य जीवधारियों के लिए हम सबको उसी तरह संवेदना और सम्मान का भाव रखना चाहिए जैसे हम मानव समाज के लिए रखते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि निस्वार्थ प्रेम का भाव पशु पक्षियों में अधिक होता है। उनके मानव समाज को सीखना चाहिए। वन विभाग के अधिकारियों तथा इस क्षेत्र से जुड़ी अन्य सभी संस्थाओं का ये प्रयास होना चाहिए कि यदि कोई हाथी अपने समूह से बिछड़ जाए और जंगल से बाहर आ जाए तो उसे हर संभव प्रयास करके उसके परिवार और समूह से वापस मिला दिया जाए। जैसे मेले में भूले के बच्चे को उनके माता पिता से मिलाया जाता है। यदि किसी कारण से उन्हें वापस उनके परिवार से ना मिलाया जा सके तो उन्हें बहुत प्यार से अपने पास रखना चाहिए। मैं जिस परिवार से या जिस संस्कृति से आई हूँ और पली बढ़ी हूँ वहाँ प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति सम्मान का भाव मैंने देखा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रहने वाले हाथी भी मेरे जन्म स्थान के क्षेत्र से गुजारते रहते हैं। सभी बच्चों को हाथी बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे भी बचपन से ही हाथियों से लगाव रहा है। वे अकारण किसी भी तरह का नुकसान नहीं करते हैं। जब ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का विश्लेषण होता है तो यही पता चलता है कि हाथियों के प्राकृतिक आवास या आवागमन में अवरोध पैदा किया गया है। अतः इस कॉन्फ्लिक्ट की जिम्मेदारी मानव समाज पर ही आती है। इसलिए मानव समाज को हमेशा संवेदनशील और सचेत रहना चाहिए और उनसे
प्यार से व्यवहार करना चाहिए। देवियों और स्वजनों, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में भी मानवता, प्रकृति और पशु पक्षियों की एकात्म होने पर जोर दिया गया है। समस्त प्रकृति से तथा जीव जगत से प्रेम करने का यही भारतीय आदर्श द एलिफेंट विस्परर नामक फिल्म में दिखाया गया है। उस फिल्म में हाथियों के अनाथ बच्चों रघु और अम्मू को बेली और बेमन वैसे ही प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ऐसे बहुत से ग्रामीणों, आदिवासी और महावत परिवारों के लोग हाथियों को प्यार करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। बेली और बोमन की तरह उनकी कहानी भी सबके सामने आना ही चाहिए। बेली और बेमन जैसे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करने वाले अपने देशवासियों पर मुझे गर्व है और मैं उस सब के प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करती हूँ। देवियों और स्वजनों, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी विश्व की अनमोल विरासत है। इसीलिए इन दोनों विशाल स्थान सुंदर उद्यान को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। मुझे बताया गया है कि जंगली हाथियों की कुल संख्या की दृष्टि से असम का देश में दूसरा स्थान है। यहाँ मानव समाज की देखरेख में रहने वाले हाथियों की संख्या भी बहुत बड़ी है। इसीलिए गौज उत्सव के आयोजन हेतु असम का एक काजीरंगा उद्यान बहुत ही उपयुक्त स्थान है। प्रोजेक्ट एलिफेंट तथा गौज उत्सव के उद्देश्यों में सफलता के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। स्कूल के बच्चों में प्रकृति तथा जीव जंतुओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का प्रसार करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमारी सभी परंपरागत पर्व प्रकृति के लय के साथ जुड़े होते हैं। असम का रंगली बिहू भी प्रकृति के उल्लास को व्यक्त करता है। कल जब मैं यहाँ आई, आपके चीफ मिनिस्टर, हम सबके बहुत प्यारे हिमंत बिश्व शर्मा जी एवं गवर्नर साहेब यहाँ गजोत्सव के उद्देश्य से एक नृत्य संगीत का आयोजन किए थे। वहाँ भी बिहू का एक झलक हम लोगों ने देखा, क्योंकि मुझे लगता है मैं पब्लिक लाइफ में बहुत दिन से रही हूँ। बहुत सारे राज्य घूमने को मुझे मौका मिलता है, लेकिन बिहू, असम का बिहू थोड़ा अनन्य है, अभिन्न है। मैं उनको बहुत प्रशंसा करती हूँ। उनका विकास करना, उसको संजोए रखना, आगे बढ़ाना आप सबका काम है। मैं असम के सभी भाइयों और बहनों को रंगोली बिहू की अग्रिम बधाई देती हूँ। मैं गज उत्सव तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। हमारे देश प्रकृति और जीव जंतु के संरक्षण के आदर्श प्रमुख करेगा, ये प्रस्तुत करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। काल में जब मैं एयर ट्रिप से यहाँ आ रही थी, बहुत सारे भाई बहन आवाड़ वृद्ध बने थे, बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक मुझे आदर और सम्मान के साथ मुझे स्वागत किया। मैं अभिभूत हूँ। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आदर, आप लोगों का हॉस्पिटैलिटी मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये केवल मेरे लिए नहीं, ये तो आसाम का संस्कृति और परंपरा है। हॉस्पिटैलिटी आप लोगों के रग रग में है। मुझे लगता है इसको आप बनाए रखना, क्योंकि एक टूरिज्म स्टेट है। टूरिज्म स्टेट में लोगों के अंदर हॉस्पिटैलिटी बनाए रखना, उसको संजो के रखना, विकास करना बहुत महत्ववान है। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
महोदय, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. I now request all present here for this occasion to kindly rise for the national anthem. The national anthem.